आज का हमारा ये डीप डाइव एक ऐसे टॉपिक पर है जो मतलब हम बचपन से देखते आ रहे हैं, चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म। हमारे फ्रिज पर लगने वाले उन छोटे छोटे साधारण मैग्नेट से लेकर वो जो सुपर फास्ट मैग्लेव ट्रेनें होती हैं ना, जो हवा में तैरती हैं, ये अदृश्य बल हर जगह मौजूद है। तो आज हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये बल क्या करता है, बल्कि हम ये समझेंगे कि ये क्यों और कैसे काम करता है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब हम किसी चुंबक को देखते हैं तो हमें लगता है कि सारा जादू बस उस लोहे के टुकड़े के अंदर है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेकिन असल में ये पूरा का पूरा खेल बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर चल रहा होता है, मतलब एकदम गहराई में। आज हम सिर्फ बाहर से दिखने वाले अट्रैक्शन या रिपल्शन तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि हम सीधे एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स के लेवल पर बात करेंगे। ये बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। लेकिन विज्ञान के उन गहरे और जटिल सिद्धांतों में जाने से पहले मैं सोच रही थी कि ये जानना बहुत दिलचस्प है कि इंसानों ने पहली बार इस बल को पहचाना कैसे। मतलब करीब 4000 साल पहले चीन की एक कहानी है जो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती है। हाँ, वो सम्राट हुआंगती वाली कहानी, सही कहा आपने। बिल्कुल। उस समय एक भयंकर युद्ध चल रहा था और अचानक मैदान में इतना घना कोहरा छा गया कि सैनिकों को अपना हाथ तक नहीं दिख रहा था। मतलब दिशा भटकना और हारना तय था। और तभी वो रथ काम आया। हाँ, सम्राट का रथ आगे आया। उस रथ पर लकड़ी की एक मूर्ति लगी थी जिसकी उंगली हमेशा दक्षिण दिशा यानी साउथ की तरफ इशारा करती थी। चाहे रथ को किसी भी दिशा में घुमा दिया जाए, वो उंगली घूमकर वापस साउथ पर आ जाती थी। उस एक मूर्ति ने पूरी सेना को सही रास्ता दिखाया और उन्होंने युद्ध जीत लिया। क्या बात है। और चीन के इस वाक्य से भी बहुत पहले ग्रीस के घटना का भी जिक्र आता है। बात कोई 600 बीसी के आसपास की है। मैग्नेशिया नाम का एक द्वीप था। अच्छा। हाँ। वहां एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चरा रहा था। अचानक उसे लगा कि उसके पैर जमीन से चिपक रहे हैं। अरे बाप रे, डरावना लग रहा है सुनने में। हाँ, थोड़ा अजीब था। असल में उसके लकड़ी के जूतों में लोहे की कीलें लगी थीं और उसकी लाठी के सिरे पर भी लोहा था। वो सारा लोहा जमीन पर पड़े एक खास काले पत्थर से पूरी ताकत से चिपक रहा था। ओह, तो वो कोई जादुई पत्थर नहीं था? बिल्कुल नहीं। वो पत्थर असल में एक लोडस्टोन था, जो एक प्राकृतिक चुंबक या नेचुरल मैग्नेट होता है। और उसी मैग्नीशिया द्वीप के नाम पर इस पूरी घटना का नाम मैग्नेटिज्म पड़ गया। ये किस्सा वाकई मजेदार है। लेकिन मुझे एक बात हमेशा खटकती है। जब मैं एक चुंबक को लोहे की कील के पास लाती हूँ तो वो कील हवा में छलांग लगाकर चुंबक से चिपक जाती है। हाँ, वो एकदम से अट्रैक्ट होती है। मतलब बीच में कोई धागा नहीं, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं, फिर भी एक पुश या पुल महसूस होता है। मेरे दिमाग में ना इसके लिए एक तस्वीर बनती है। कैसी तस्वीर? जैसे एक बार मैग्नेट एक मकड़ी की तरह है और उसने अपने चारों तरफ एक अदृश्य जाला बिछा रखा है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जैसे ही कोई लोहे की पिन पास आती है, वो बिना किसी धक्के के खुद ब खुद उस जाले में खिंचकर फंस जाती है। ये एक बहुत ही शानदार एनालॉजी है। वो मकड़ी का जाला ही असल में उस चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड है। और इस फील्ड की कुछ बहुत ही खास प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे वो सम्राट के रथ वाली डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। हाँ, कि अगर एक बार मैग्नेट को हवा में लटका दे तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ दिशा में ही आकर रुकेगा, क्योंकि पृथ्वी खुद एक बहुत विशाल चुंबक है ना? एकदम सही। और चुंबक के जो सिरे होते हैं उन्हें हम पोल्स कहते हैं। लेकिन इस बार मैग्नेट की एक बहुत ही अजीब प्रॉपर्टी है जो इसे बाकी ताकतों से अलग करती है। वो ये कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स कभी एग्जिस्ट नहीं करते। एक मिनट रुकिए, मुझे ये बात हजम नहीं हुई। मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब अगर मेरे पास एक चुंबक है जिसका एक हिस्सा नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है, और मैं एक आरी लेकर उसे बिल्कुल बीच से आधा आधा काट दूं, तो क्या मेरे हाथ में एक तरफ सिर्फ नॉर्थ और दूसरी तरफ सिर्फ साउथ नहीं आ जाएगा? यही तो प्रकृति का सबसे बड़ा रहस्य है। जैसे ही आप उस मैग्नेट को बीच से तोड़ेंगी, वो दोनों टुकड़े तुरंत दो नए पूरे चुंबकों में बदल जाएंगे। हर नए टुकड़े में अपना खुद का एक नया नॉर्थ और नया साउथ पोल बन जाएगा। सच में? मतलब वो अपने आप एक नया पोल बढ़ा लेंगे? बिल्कुल। आप उसे फिर से तोड़िए, आपको फिर से नए जोड़े मिल जाएंगे। आप उसे तोड़ते तोड़ते एक अकेले एटम तक भी ले जाएं, तब भी नॉर्थ और साउथ हमेशा एक जोड़े में यानी एक डाइपोल में ही रहेंगे। ये तो बहुत अजीब बात है। इलेक्ट्रिसिटी में तो ऐसा नहीं होता ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इलेक्ट्रिसिटी में एक अकेला पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है,
एक इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक नेगेटिव चार्ज है, लेकिन मैग्नेटिज्म में आप कभी भी अकेले नॉर्थ या अकेले साउथ पोल को अलग नहीं कर सकती। ओके, हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। अगर मोनोपोल्स नहीं होते और हर बार नॉर्थ साउथ का जोड़ा ही बनता है, तो फिर उस अदृश्य जाले यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का आकार असल में कैसा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आखिर क्या बुनियादी फर्क है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर नेगेटिव चार्ज पर जाकर खत्म हो जाती हैं। उनका एक साफ स्टार्ट और एंड होता है। ठीक है, एक पॉइंट से निकली और दूसरे पर खत्म। हाँ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप्स बनाती हैं। क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप्स, मतलब उनका कोई अंत नहीं होता। सही कहा। एक बार मैग्नेट के केस में ये रेखाएं चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ जाती हैं, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। चुंबक के अंदर ये रेखाएं साउथ से वापस नॉर्थ की तरफ बहती हैं। ओह, तो ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है, बिल्कुल एक रबर बैंड की तरह। एकदम सही। और इन फील्ड लाइंस की एक और सबसे अहम प्रॉपर्टी ये है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब काटती नहीं है। लेकिन अगर वो एक दूसरे को काट लें तो क्या हो जाएगा? तो फिजिक्स का एक बहुत ही सीधा सा नियम टूट जाएगा। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर अगर आप एक टैंजेंट खींचें तो वो उस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताता है। अब सोचिए कि दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, मैंने दिमाग में एक एक्स का आकार बना लिया है। अब उस एक्स के बीच वाले पॉइंट पर दो अलग अलग रेखाओं की वजह से दो अलग अलग टैंजेंट्स बन जाएंगे। इसका मतलब होगा कि उस एक ही जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की एक साथ दो अलग अलग दिशाएं मौजूद हैं। अच्छा, तो क्या एक कंपास की सुई एक ही समय में दो अलग दिशाओं में इशारा कर सकती है? बिल्कुल नहीं, सुई तो कंफ्यूज हो जाएगी। लेकिन यार, मेरे दिमाग में अभी भी वो सवाल अटका हुआ है कि हम किसी पोल को अलग क्यों नहीं कर सकते? एटम के लेवल पे ऐसा क्या हो रहा है जो हमेशा नॉर्थ और साउथ को साथ रखता है? इसके लिए हमें एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट समझना होगा, जिसे करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। चलिए इसे सीता और गीता के नजरिए से समझते हैं। सीता और गीता, ओके, बताइए। मान लीजिए हवा में एक गोल तार या सर्कुलर लूप लटका है जिसमें करंट दौड़ रहा है। अब कल्पना कीजिए कि उस लूप के एक तरफ सीता खड़ी है और बिल्कुल सामने दूसरी तरफ गीता खड़ी है। ठीक है, सीता और गीता लूप के आर पार देख रही हैं। अब सीता जब उस बहते हुए करंट को देखती है तो उसे लगता है कि करंट एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में बह रहा है। तो जहां करंट एंटी क्लॉकवाइज बहता है, वो लूप का हिस्सा एक नॉर्थ पोल की तरफ बर्ताव करता है। ओके, तो सीता की तरफ नॉर्थ पोल बन गया। हाँ, लेकिन गीता जो दूसरी तरफ से उसी लूप को देख रही है, उससे वही करंट क्लॉकवाइज बहता हुआ दिखेगा। तो गीता के लिए वो लूप का हिस्सा एक साउथ पोल है। ओहो, मतलब लूप एक ही है, करंट भी वही है, लेकिन सिर्फ देखने के पर्सपेक्टिव की वजह से एक तरफ नॉर्थ बन गया और दूसरी तरफ साउथ। बिल्कुल। आप किसी चीज को तो काट सकती हैं, लेकिन क्या आप किसी के नजरिए को बीच से काट सकती हैं? नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जब तक करंट गोल घूमेगा, उसके हमेशा दो पहलू होंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ। और अब आती है सबसे बड़ी बात। दुनिया की हर चीज एटम से बनी है और हर एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स लगातार गोल घूम रहे हैं। वेट अ मिनट, एक इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है और अगर वो गोल घूम रहा है तो इसका मतलब कि हर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक नन्हा सा करंट लूप है। और क्योंकि हर करंट लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है, इसलिए दुनिया का हर एटम खुद एक छोटा सा चुंबक है। अरे वाह, ये तो सच में माइंड ब्लोइंग है। हर एटम अपने आप में एक चुंबक है। तो सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर हर एटम चुंबक है तो क्या होगा जब हम एक चुंबक को, जैसे किसी कंपास की सुई को, किसी बाहरी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दें? वो तुरंत एक दिशा में घूम जाती है। क्या फील्ड सुई को अपनी तरफ खींचता है? नहीं, यही लोग अक्सर गलती करते हैं। जब हम कंपास की सुई को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस सुई पर लगने वाला नेट फोर्स हमेशा 0 होता है। फील्ड उसे अपनी तरफ खींचता नहीं है। लेकिन सुई तो हिलती है ना? अगर फोर्स 0 है तो वो हरकत कैसे करती है? वो अपनी जगह से खिसकती नहीं है, बल्कि अपनी ही जगह पर रोटेट करती है, घूमती है। इसके पीछे टॉर्क का विज्ञान है। अच्छा, टॉर्क। हाँ, सुई के नॉर्थ पोल पर फील्ड अपनी दिशा में बल लगाता है और साउथ पोल पर फील्ड अपनी विपरीत दिशा में बल लगाता है। क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है, ये दोनों बल एकदम बराबर होते हैं, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन चूंकि ये सुई के दो अलग अलग सिरों पर लग रहे हैं, ये एक घुमावदार बल पैदा करते हैं जिसे टॉर्क कहते हैं। अच्छा, इससे मैं ऐसे समझ सकती हूँ जैसे हम कार का स्टीयरिंग व्हील घुमाते हैं।
एक हाथ से हम स्टीयरिंग को ऊपर धकेलते हैं और दूसरे हाथ से नीचे खींचते हैं। नेट फोर्स 0 है क्योंकि स्टीयरिंग उखड़कर हमारे हाथ में नहीं आता, लेकिन वो अपनी ही धुरी पर घूम जाता है। बिल्कुल परफेक्ट एनालॉजी। ये टॉर्क, जिसका फॉर्मूला M×B होता है, उस सुई को घुमाकर फील्ड की दिशा में अलाइन करने की कोशिश करता है। और जब सुई फील्ड की दिशा में आती है तो वो तुरंत रुकती नहीं है, अपने मोमेंटम की वजह से थोड़ा आगे निकल जाती है और फिर फील्ड से वापस खींचता होगा। हाँ, इसी वजह से सुई एक पेंडुलम की तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट करती है जब तक कि वो पूरी तरह स्थिर ना हो जाए। और वो पूरी तरह स्थिर किस पॉइंट पर होती है? ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी तय करती है। जब सुई घूमकर फील्ड के बिल्कुल समानांतर यानी 0 डिग्री के कोण पर आ जाती है, तब उसकी एनर्जी मिनिमम होती है। ये सबसे स्टेबल अवस्था है। और अगर मैं अपने हाथ से उस सुई को जबरदस्ती पकड़कर फील्ड के बिल्कुल उल्टा घुमा दूं, मतलब 180 डिग्री पर, तो आप प्रकृति के खिलाफ जा रही हैं। 180 डिग्री पर सुई की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। ये सबसे अनस्टेबल अवस्था है। ये तो बिल्कुल किसी मजबूत स्प्रिंग को खींचकर पकड़ने जैसा है। छोड़ते ही वो झटके से वापस अपनी पुरानी जगह पर आ जाएगा। एकदम सही। ठीक है, ये सब तो समझ आ गया कि मैग्नेट्स और फील्ड आपस में कैसे काम करते हैं। लेकिन अब एक ऐसे सवाल पर आते हैं जो कोई भी पूछ सकता है। अगर दुनिया की हर चीज एटम से बनी है और हर एटम एक मैग्नेट है, तो फिर एक चुंबक लोहे की कील को तो खींच लेता है, लेकिन पास पड़ी प्लास्टिक की बोतल को क्यों नहीं? ऐसा भेदभाव क्यों है? इसका जवाब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और परम्यूबिलिटी में छिपा है। हर मटेरियल बाहरी मैग्नेटिक फील्ड पर अलग तरह से रिएक्ट करता है। इसको समझाने के लिए मेरे दिमाग में एक मजेदार एनालॉजी आ रही है। मान लीजिए कि बाहरी मैग्नेटिक फील्ड का आना बिल्कुल वैसा है जैसे स्कूल में प्रिंसिपल अचानक क्लास में आकर सरप्राइज टेस्ट का ऐलान कर दें। सरप्राइज टेस्ट, ये बढ़िया है। हाँ, अब क्लास का हर छात्र यानी एटम इस टेस्ट पर अलग तरह से रिएक्ट करेगा ना? बिल्कुल। चलिए, इसी एनालॉजी से हम सारे मटेरियल्स को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहली कैटेगरी है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की। ये वो छात्र हैं जो टेस्ट के नाम से ही घबरा जाते हैं और दूर भागने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो ये मैग्नेट से दूर भागते हैं? हाँ, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक फील्ड की तरफ रिपेल होते हैं। इनकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है। एक मिनट, ये कैसे पॉसिबल है? एक चुंबक किसी चीज को खुद से दूर कैसे धकेल सकता है? यहाँ लेंस का नियम काम आता है। इन मटेरियल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा पैर में होते हैं। एक सीधा घूमता है तो दूसरा उल्टा, तो उनका अपना कोई नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। लेकिन जब बाहरी फील्ड आता है तो वो अपने अंदर एक ऐसा करंट पैदा करते हैं जो बाहरी फील्ड का विरोध करता है। मतलब एक ढाल बना लेते हैं और कहते हैं मेरे पास मत आओ। बिल्कुल। और इसका सबसे चमत्कारी उदाहरण है सुपर कंडक्टर्स, जो माइसनर इफेक्ट दिखाते हैं। वो फील्ड को पूरी तरह बाहर फेंक देते हैं और इसी वजह से मैग्लेव ट्रेनें पटरियों के ऊपर हवा में तैरती हैं। अरे वाह! तो डायमैग्नेटिक वो छात्र हुए जो टेस्ट देकर ढाल बना लेते हैं। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? दूसरी है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। ये वो छात्र हैं जो टेस्ट के लिए थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वीकली अट्रैक्ट होते हैं। इनकी ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव लेकिन बहुत छोटी होती है। इनमें ऐसा क्या अलग है जो ये थोड़ा बहुत अट्रैक्ट होते हैं? इनके एटम्स में कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हर एटम एक छोटा चुंबक होता है, लेकिन आमतौर पर वो सब अलग अलग दिशाओं में मुंह करके खड़े होते हैं। जैसे ही सरप्राइज टेस्ट आता है वो थोड़ा बहुत फील्ड की दिशा में अलाइन हो जाते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम। चलिए, जो भाग गए वो डायमैग्नेटिक, जो थोड़ा अलाइन हुए वो पैरामैग्नेटिक। लेकिन लोहे का क्या? वो तो चुंबक से ऐसे चिपकता है जैसे उसे जान मिल गई हो। हाँ, लोहा आता है तीसरी कैटेगरी में, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ये वो छात्र हैं जो टेस्ट को लेकर पूरी तरह एक्साइटेड हो जाते हैं। ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। इनमें ऐसा क्या खास है? इनके अंदर एटम्स अकेले काम नहीं करते, वे आपस में ग्रुप्स बना लेते हैं जिन्हें डोमेन्स कहते हैं। एक डोमेन के अंदर लाखों एटम्स पहले से ही एक ही दिशा में मजबूती से अलाइन होते हैं। अच्छा, मतलब एटम्स का अपना एक मोहल्ला या गैंग बन जाता है? हाँ, और जैसे ही बाहरी फील्ड आता है ये सारे डोमेन्स एक साथ पूरी ताकत से फील्ड की दिशा में घूम जाते हैं। पूरा मटेरियल एक विशाल चुंबक बन जाता है। आयरन और कोबाल्ट इसके उदाहरण हैं। तो ये पूरी क्लास है जो एक साथ मिलके टेस्ट में टॉप करना चाहती है। बिल्कुल। और इनमें भी 2 प्रकार होते हैं, सॉफ्ट और हार्ड। सॉफ्ट वाले बाहरी फील्ड हटने पर चुंबकत्व तुरंत खो देते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल होते हैं। और हार्ड वाले एक बार अलाइन हो गए तो परमानेंट मैग्नेट्स बन जाते हैं। ओह,
तो हमारे फ्रिज वाले मैग्नेट्स इसी हार्ड कैटेगरी के हैं। एकदम सही। खैर, आज की इस चर्चा को अगर हम समेटें तो ये सफर बहुत ही कमाल का रहा है। ग्रीस के एक चरवाहे के जूतों से लेकर एटम्स के अंदर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स तक, मैग्नेटिज्म सच में ब्रह्मांड का एक बहुत शक्तिशाली नियम है। और ये हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हमारी पृथ्वी खुद एक विशाल चुंबक है। यही मैग्नेटिक फील्ड हमें सूरज के खतरनाक रेडिएशन से बचाता है, से लेकर पक्षियों के नेविगेशन तक सब इसी पर निर्भर है। ये एक ऐसा सच है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। जरा सोचिए, अगर भविष्य में किसी दिन पृथ्वी के पोल्स अचानक फ्लिप हो जाए, पलट जाए, या कुछ समय के लिए ये अदृश्य जाला पूरी तरह गायब हो जाए, तो क्या होगा? हमारी पूरी आधुनिक तकनीक और संचार का क्या अंजाम होगा? ये सोचने वाली बात है। आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहिए और सोचते रहिए।